Good morning, student. Today we will discuss the section 7 of the Indian Contract Act 1872. And under section 7 of Indian Contract Act, section 7 deals about the legal rules of an acceptance. And I have stated several times, मैंने हमेशा कहा है, बार बार कहा है कि जब भी आप स्वीकृति करें, स्वीकृति वैध हो, तो मैं पिछले लेक्चर से वैध स्वीकृति की आवश्यकता तो क्या क्या है मैं पॉइंट लिखा चुका हूँ। अब आज मैं उसकी व्याख्या करूँगा एक एक करके। तो पहला जो पॉइंट है वैध स्वीकृति के अर्थात प्रभावकारी स्वीकृति के, इफ यू वांट टू गिव द स्टेटस ऑफ एन इफेक्टिव एक्सेप्टेंस, it is mandatory to have all the essentials, all the requirements in an acceptance what have been enshrined in the Indian Contract Act 1872. यदि आप प्रभावकारी स्वीकृति का रूप देना चाहते हैं, विधिता प्रभावकारी स्वीकृति बनाना चाहते हैं, तो जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक वैध स्वीकृति के, जो भी आवश्यक तत्व है वैध स्वीकृति के, वो सारे स्वीकृति की आवश्यक तत्व तो जरूर मौजूद रहने चाहिए, अन्यथा वह प्रभावकारी स्वीकृति की श्रेणी में नहीं आएगा, वह विधिता स्वीकृति की श्रेणी में नहीं आएगा। और विधिता स्वीकृति की श्रेणी में न आने की वजह से आपका संविदा विधिता नहीं होगा, वह करार विधिता नहीं होगा, संविदा नहीं होगा, जिससे कि आप न्याय की जो आशा करते हैं कोर्ट से, शायद वह न्याय आपको सुलभ न हो सके। इसीलिए स्वीकृति सदैव वैध, सदैव आपकी प्रस्ताव वैध होना चाहिए, आपकी स्वीकृति भी वैध होना चाहिए। मैंने वैध प्रस्ताव को पढ़ा दिया हूँ मैं आप सभी को। आज मैं वैध स्वीकृति के एक एक करके पॉइंट्स की व्याख्या करूँगा। पहला है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड, मीन्स स्वीकृति जो होगा वह संपूर्ण विषय का होगा। याद रखे रहिएगा, संपूर्ण विषय का, अर्थात उसकी कोई भी चीज प्रस्ताव के एक भी शब्द के साथ आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, उसकी शर्तों में कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे प्रस्ताव दिया गया हूबहू, अक्षरशः जिसको हम कह सकते हैं, इन टोटो आपको स्वीकृति करना है। यू शैल हैव नो राइट टू डू एनी वेरिएशन, एनी अल्टरेशन, एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑफर। आप किसी भी स्थिति में, किसी भी तरीके से, किसी भी शब्द एवं किसी भी वाक्य, किसी भी विषय वस्तु में तनिक भी परिवर्तन की बात नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे। यदि आप एक करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? काउंटर ऑफर कर रहे हैं। यदि आप प्रस्ताव में कुछ भी परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो प्रस्ताव दिया गया वो उसको लीजिए। आज हम उसी पर चर्चा करें। क्या पहले एन एक्सेप्टेंस टू बी इफेक्टिव must be absolute and qualified, must be absolute and unqualified, means अगर आप प्रभावकारी स्वीकृति का मतलब अस्तित्व स्थापित करना चाहते हैं तो आप
का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव को संपूर्ण रूप में और अक्षरशः आप उसको स्वीकार करेंगे। आप उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। एक कंडीशनल और क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस is no acceptance at all. No acceptance at all. यदि स्वीकृति आप करते हैं कुछ शर्त निर्धारित करके, कुछ परिवर्तन करके, तो वह जो शर्त है, जो विषय वस्तु में परिवर्तन है, शब्द और वाक्य में कोई परिवर्तन है, यदि आप वो कर रहे हैं तो वह विधिता स्वीकृति नहीं माना जाएगा। वह विधिता स्वीकृति की श्रेणी में कदापि नहीं आएगा। और जब विधिता स्वीकृति नहीं होगा तो विधिता करार नहीं होगा और संविदा विधिता नहीं स्थापित किया जा सकता है। If means I have told you, if there is any variation, that variation may be slight, that variation, बदलाव, variation means बदलाव, परिवर्तन। If there is any variation, that may be little variation, that may be small variation, that may be slight variation, that may be to some extent in large extent variation. If you want to do any sort of variation in an offer, and by variation you want to accept the offer, that very acceptance shall not be treated as a valid acceptance. प्रस्ताव में किसी भी प्रकार की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। प्रस्ताव की स्वीकृति कदापि नहीं मानी जाएगी यदि आप प्रस्ताव में तनिक भी, कुछ भी, थोड़ा भी, हल्का भी, कम से कम की बात मैं कर रहा हूं, स्लाइट भी, लिटिल बिट भी, यदि आप परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो वह परिवर्तन जो होगा वह काउंटर ऑफर होगा। याद रखे रहिएगा, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं। प्रस्ताव के प्रति उत्तर में पुनः प्रस्ताव आप दे रहे हैं। यदि आप प्रस्ताव में तनिक भी परिवर्तन करते हुए स्वीकृति करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रस्ताव हूबहू होगा। प्रस्ताव में किसी प्रकार के परिवर्तन को मंजूरी नहीं दी गई है। If you want to do any sort of variation, that variation may be little bit of variation, that may be of slight variation, that may be of little variation, that may be of small variation. The scope of variation at the time of the giving of the acceptance is not at all accepted, is not at all tolerated by the Indian Contract Act 1872. If you have done the variation, the rights of an acceptance immediately, we can say, comes to an end or makes the acceptance legal, and the whole status quo of the contract will come into danger, and no contract, no valid agreement will come into existence by which you shall get any sort of justice with the help of the court of law, with the spirit of the Indian Contract 1872. So dear students, if in an offer, if you are going to accept the thing, you have to accept the thing in toto, without any modification, without any alteration, without any slight change, little bit change. कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा। जैसे कुंदन लाल वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ कुंदन लाल
वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कुंदन लाल वर्सेस सेक्रेटरी फॉर स्टेट इन इंडिया, India, 1939, Lucknow, 1939. What had been happened in this case? An offer was given. He has given the offer to be that I want to sell my land with the worth of $280. $280 में ये प्रस्ताव देता है स्वीकृति को, मैं आपको $280 में आपको अपनी जमीन लिखूंगा। तो बी उसके स्वीकृति में क्या कहते हैं, मैं आपको $80 अभी तुरंत दे रहा हूं और प्रति महीना इंस्टॉलमेंट प्रति $50 मैं आपको दूंगा और मैं आपको इसी तरह पैसा दूंगा। जब सामने वाला आपको $280 में जमीन देने की बात कर रहा है तो आपको यह कहाँ से हक मिल जा रहा है कि आप पहले उसको तय शर्त कर रहे हैं कि मैं पहले आपको $80 दे रहा हूँ, उसके बाद शेष जो पैसा है उसको मैं मंथली इंस्टॉलमेंट $50 के हिसाब से दूंगा। अगर इस तरह की कोई बात स्वीकृति में होती है, क्योंकि प्रस्ताव तो स्पष्ट दिया गया है कि मैं अपनी जमीन $280 में आपको बेचूंगा, तो आपको स्वीकृति भी पूरी लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं आपकी जमीन $280 में लूंगा, $280 में लूंगा, तो वहां स्वीकृति वैध मानी जाती। लेकिन आपने जो स्वीकृति एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया? आपने पहले $80 तत्काल देने की बात कही स्वीकृति के रूप में, और शेष जो पैसा है वो मंथली इंस्टॉलमेंट $50 दे होगा या दिया जाएगा मेरे द्वारा कहकर होता है, तो एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस की ना होने की वजह से संविदा स्थिति में नहीं आता है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अब आपका दूसरा पॉइंट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन यूजुअल मैनर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी यूजुअल मैनर। आपका दूसरा पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन यूजुअल मैनर। यूजुअल मैनर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी यूजुअल मैनर। पहले आपने देख लिया कि स्वीकृति संपूर्ण विषय का होगा, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी फेरबदल के। दूसरा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन यूजुअल मैनर। मैंने बताया कि जिस वे से, जिस तरीके से प्रस्ताव दिया जा रहा है उसी तरीके से स्वीकृति भी दिया जाएगा। जैसे यदि प्रस्ताव मौखिक दिया गया है तो स्वीकृति भी मौखिक होगा, यदि प्रस्ताव लिखित है तो लिखित होगा, यदि प्रस्ताव लेटर के माध्यम से है तो लेटर के माध्यम से स्वीकृति होगा, यदि प्रस्ताव टेलीग्राम के माध्यम से है तो स्वीकृति भी टेलीग्राम के माध्यम से होगा, यदि प्रस्ताव टेलीफोन पर है तो टेलीफोन के माध्यम से स्वीकृति भी होगी, यदि प्रस्ताव ऑनलाइन या ईमेल के माध्यम से है तो ईमेल के माध्यम से स्वीकृति भी होगी। तो
जिस तरीके से प्रस्ताव दिया गया है उसी तरीके से संभवतः अधिकांश केसेस में प्रस्ताव उसी तरह दिया जाएगा। लेकिन यदि प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव मौखिक देता है और मौखिक देते समय स्वीकृतकर्ता को निर्धारित कर देता है कि आप अपनी स्वीकृति लेटर के माध्यम से भेजेंगे, तो वहाँ पर स्वीकृतकर्ता का यह विधिक दायित्व बनता है कि वह स्वीकृति उसी तरीके से करे जिस तरीके से प्रस्तावकर्ता ने प्रस्ताव देते समय निर्धारित कर दिया है। यदि आप नहीं देते हैं तो पुनः देने के लिए वह आपको बाध्य कर सकता है। मीन्स यू आर बाउंड टू फॉलो द मैनर्स, फॉलो द प्रोसीजर्स, फॉलो द manners, we can say the ways in which the offerer had decided to give the acceptance at the time of the giving of the offer. Means it is the direction by the offerer to the offeree at the time of the giving of the offer. If offerer has given the offer by we can say the written mood, and at the time of the giving of the offer he had specified to the offeree that you have give your acceptance by way of telegram, then the offeree is bound to give the acceptance by telegram. यदि लेटर के माध्यम से प्रस्तावकर्ता प्रस्ताव देता है और प्रस्ताव देते समय यह निर्धारित कर देता है कि आप स्वीकृति का संज्ञान, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस टेलीग्राम के माध्यम से करें, तो वहां पर स्वीकृतकर्ता का यह विधिक दायित्व एवं कर्तव्य बनता है कि स्वीकृति का संज्ञान, स्वीकृति की संसूचना वह टेलीग्राम के माध्यम से ही करें। दूसरी चीज, ऑफरर एंड रिगार्डिंग द मैटर ऑफ एन ऑफर, यदि प्रस्ताव का ज्ञान, प्रस्ताव आपको मिल गया है, जिस तरीके से प्रस्ताव आपको मिला है, यदि कोई मैनर्स, कोई प्रोसीजर्स नहीं स्टैब्लिश किया गया है, नहीं फिक्स किया गया है प्रस्तावकर्ता के द्वारा प्रस्ताव देते समय, तो जिस तरीके से आपको प्रस्ताव आया है, आपको संज्ञान हुआ है, आपको ज्ञान हुआ है, एंड द नॉलेज यू हैव रिगार्डिंग द मैटर ऑफ एन ऑफर, दैट वेरी प्रोसीजर यू विल फॉलो बाय व्हिच यू हैव गॉट द ऑफर। जिस तरीके से आपको प्रस्ताव दिया गया है उसी तरीके से आपको स्वीकृति भी करना पड़ेगा। मीन्स usual manner means if offer is given by conduct you will accept the offer. मैंने conduct offer के भी उदाहरण दिया है आपको, एंड conduct acceptance का भी मैंने उदाहरण दिया है। मैंने वी राव वर्सेस जे राव का केस भी जिक्र किया है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एक विडो अपने भतीजे से कहती है कि जो भी व्यक्ति, नहीं, विडो कहती है कि जो भी व्यक्ति मेरे अंतिम सांस तक, जीवन के अंतिम समय तक मेरे साथ रहेगा, वह पूरी संपत्ति मेरी पाने का हकदार रहेगा। तो उसका भतीजा पूरे जीवन काल तक, अंतिम समय तक उसके साथ रहता है। तो बाय कंडक्ट ही हैड फुलफिल्ड द कंडीशंस, that's why that very person is entitled to get all the immovable property of that particular widow. उस विडो की पूरी संपत्ति, मतलब उसने आचरण के माध्यम से, अगर आचरण के माध्यम से प्रस्ताव है तो आचरण के माध्यम से स्वीकृति होगा, यदि लिखित के माध्यम से प्रस्ताव है तो लिखित के माध्यम से होगा, यदि प्रस्ताव टेलीग्राम के माध्यम से है तो स्वीकृति भी टेलीग्राम के माध्यम से होगा। कहने का अर्थ है कि in the usual manner, in the very process, in the very proper process,
the process what has been adopted by the offerer at the time of the giving of the offer, that very process, that very technique, that very method shall be followed by the offeree at the time of the giving of the offer. और जैसे इसमें वो है कि केस है, ए ने बी को प्रस्ताव दिया और प्रस्ताव देते समय कहा कि जब भी आप स्वीकृति देंगे टेलीग्राम के माध्यम से देंगे, तो बी वहाँ पर स्वीकृति भी टेलीग्राम के माध्यम से करता है तो यहाँ माना जाएगा कि स्वीकृति वैध है। स्वीकृति विधि के सारे नियमों का पालन करते हुए की गई है और वैध स्वीकृति होने के कारण संविदा अस्तित्व में आता है। तो आपको आज का 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आपको बात समझ में भी आ गई होगी कि द फर्स्ट एसेंशियल इज ऑफर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड क्वालिफाइड एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द यूजुअल मैनर। यूजुअल मैनर मीन्स जिस तरीके से प्रस्ताव दिया गया है ठीक उसी तरीके से आपको स्वीकृति भी करना है। जिस तरीके से आपको नॉलेज में आया है प्रस्ताव से संबंधित विषय वस्तु, ठीक उसी तरह ही आपको भी कम्युनिकेट करना है प्रस्तावकर्ता को। यदि आप प्रस्तावकर्ता को उस टेक्निक या उस विधा, उस फॉर्मूले के आधार पर, उस मेथड के आधार पर यदि आप स्वीकृति नहीं करते हैं तो वह स्वीकृति वैध नहीं मानी जाएगी। अभी तक के सारे लेक्चर्स को आप सुन रहे होंगे, आशा नहीं पूरा भरोसा है कि आप पूरी बात को समझ रहे होंगे। आज के इस 2 पॉइंट की चर्चा आज मैं कर चुका हूँ। कल मैं आपको 3rd और 4th की चर्चा करते हुए एक्सेप्टेंस के अध्याय को समाप्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।